हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। हम क्लास 12 का चैप्टर 1 देख रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज इसमें हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 जो कि है जिसमें हम आज देखेंगे कॉलम्स लॉ क्या है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने अब तक जितना पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पे। तो पहला है क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि जो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE होता है, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चार्ज कैरिड बाई मीन्स 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितना चार्ज कैरी करेंगे। तो हमें पता है कि हमें यहाँ से जो E की वैल्यू हमें पता है जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो N की वैल्यू है वो हमें ये दिया है। तो हमें यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम उसको करेंगे। तो यहाँ पे N की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है 12.5 इंटू 10⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। 16 5 × 80 0, 16 2 32 8 40 0 4, 61 16 4 20। अब हमें यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल लगेगा क्योंकि 1 and 1 2 प्लेस पे डेसिमल 20 इंटू 10⁻, जब बेस सेम होगा और पावर अलग अलग हो जाएगी तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो 8 - 19, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10⁻⁻11। तो यहाँ से हम लिख देंगे, आ गया 10⁻⁻11। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। अगर ये इधर जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो क्या होगा, जो 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज कैरी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद फिर देखिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, फिर मैच कर लिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्या दिया है, हमें गिवन है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 75 kg है। अब आपको पता है कि हमें चार्ज निकालने के लिए क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू होता है NE। हमें E की वैल्यू मालूम है जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो N की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, आपको 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ से N की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे अगर 75 हम कह दें कि 75 kg ऑफ मैंगो का कह देते हैं, और आपको पता है कि एक मैंगो का अगर वेट है 5 kg या 2 kg मान लेते हैं, 2 kg है एक मैंगो का, 2 kg वेट ऑफ 1 मैंगो। तो आप यहाँ से जो होता है क्या, जो N मीन्स कितने मैंगो होंगे इसमें कैसे निकालेंगे, 75 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सेम यहाँ भी अप्रोच वही लगाएंगे, क्योंकि हमें पता एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो यहाँ से हम करेंगे N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं ताकि कैमरे में अच्छे से आए। आपको पता है जो मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो
n इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल मास दिया है 75 kg, और जो एक मास होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 9.1, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 के इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻³ kg, और ये भी kg है, ऊपर भी यूनिट सेम है। तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, मीन्स 25/3 इंटू, और 10⁻³ है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10⁻31, मीन्स इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। अब हमें क्यू निकालना है, अब हमें एन पता चल गया और ई भी पता है, तो हम क्या करेंगे एन इंटू ई, और पता है कि आपको जो मास हो, जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। एन की वैल्यू है 25/3 इंटू 10⁻31, और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आएगा 16 5 ज़ा 88, 16 2 ज़ा 32, 8 40, और ये 1 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, इंटू 10⁻31 माइनस 90, और ये आ गया अपान में 3। यहाँ से आएगा, इसे हम 4 कर लेते हैं, 4/3 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10 कर सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं इस तरह से, और 10⁻31 माइनस 19, 31 माइनस 19, 9 2 11, 2 माइनस 1 1, मीन्स 12। यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया 12 आ गया। अब 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 1 ज़ा 3.33 इंटू 10⁻12 प्लस 1 13 कूलम। हमारे पास जो चार्ज आएगा वो आएगा 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। तो आप पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू रिमूव फ्रॉम अ कॉपर पेनी टू लीव इट विथ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम। ये 2 बार हो गया है। कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे कॉपर पेनी से कि उस पर जो चार्ज हो जाए वो पॉजिटिव हो जाए और कितना हो जाए 10⁻⁻7 कूलम हो जाए। तो आपको पता है कि किसी भी बॉडी से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तभी क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जब प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तब जो हमारे पास जो ओवरऑल चार्ज आएगा किसी भी बॉडी पे वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है Q इज इक्वल टू NE का फार्मूला हम लगाएंगे। Q हमें दिया हुआ है जो कि है 10⁻⁻7, E की वैल्यू आपको पता है और आपको यहाँ से N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आप N की वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि ये कितना आपके पास आया। उसके बाद नेक्स्ट है, हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मास। इसको हमने पहले लेक्चर में ही समझा था, लेकिन उसको वहाँ पे हमने लिखा नहीं था, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि क्या करते हैं जब हम इसे रिवाइज करें तो वो आसानी से हमें याद हो जाए, या फिर हमें एक बार देखने पे पता चल जाए कि क्या क्या था उस टाइम। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब न्यूट्रल भी हो सकती है कोई बॉडी। लेकिन मास क्या है? मास तो किसी भी, अगर कोई भी मैटर है तो उसके पास मास डेफिनेटली होगा और वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देखा क्वांटाइज्ड है, मतलब वो क्या करता है, फिक्स्ड अमाउंट लेता है, लेकिन मास का जो क्वांटाइजेशन है अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, मतलब वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। और हमें पता है कि मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसी को नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इट में बी पॉजिटिव
नेगेटिव एंड 0, और इधर में लिखेंगे मास होगा द मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी is always positive. Second one है it is quantized, it is always quantized. आपको जैसे मैंने आपको बताया था क्वांटाइज का मतलब कि जो ये लेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये डिस्क्रीट नंबर जो इंटीजर के फॉर्म में लेगा, मीन्स प्लस माइनस एन के फॉर्म में लेगा, जो कि एन क्या होगा, इंटीजर होगा, ये 1 हो गया, प्लस माइनस 2, इस तरह से सो ऑन, और 0 भी इंक्लूड रहेगा इसमें। लेकिन मास के केस में क्या होता है, मास के केस में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंटीजर ही ले या फिर कोई फिक्स वैल्यू ही ले, वो कम भी ले सकता है, ज़्यादा भी ले सकता है। मतलब 0.5 दिया तब भी वो ले लेगा, 0.2 मास गेन किया तो वो तब भी उसका 0.2 भी मास गेन कर सकता है। लेकिन चार्ज के केस में क्या है, वो फिक्स्ड अमाउंट ही लेगा। मतलब एक आपको पता है कि जब कोई भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो जाएगा तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज लेके जाएगा। जब चार्ज वो फिक्स्ड अमाउंट का लेके जा रहा है तो मतलब हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी वो हमेशा फिक्स्ड आएगी, जो कि होगी 1 2 3, इस तरह से इंटीजर फॉर्म में रहेगी, वो प्लस माइनस 1 2 3 में रहेगी। लेकिन जो क्वांटाइजेशन ऑफ मास है वो अभी इस्टेब्लिश नहीं है। मतलब इसमें हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि ये कहीं भी क्वांटाइज हो। क्वांटाइजेशन ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, quantization of mass quantization of mass is not yet established। अभी तक quantization of mass को establish नहीं किया जा सका है, established। और आपको पता है थर्ड पॉइंट जो कि है it is independent of speed, it is independent of speed एंड थर्ड वन इज इसमें होगा इट डिपेंड्स ऑन स्पीड, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तब इसे पॉज कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग कॉलम्स लॉ क्या है। कॉलम्स लॉ को पढ़ने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है कॉलम्स लॉ। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने जब पढ़ा था, जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, सेम जो कॉलम्स लॉ है न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ की तरह ही है। मतलब जब हमने कहा था कि वहाँ पे कि क्या होता है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सेम यहीं पे है, बस यहाँ पे क्या हम चार्जेस यूज़ करेंगे। कॉलम्स लॉ कहता है कि कोई 2 पॉइंट चार्जेस है, स्टेशनरी है, मीन्स रुका हुआ है, तो जो इसमें फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 के, मीन्स मास जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर सपोज करिए इसके बीच में डिस्टेंस है R, तो ये F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। तो यही है, इसी को हम लिखेंगे। कॉलम्स लॉ क्या बताता है, बेसिकली हमें इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस बताता है। मतलब जो रिपल्सन और अट्रैक्शन हो रहा है किसी भी चार्जेस के बीच में, तो उसे ही हमें बताता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। कॉलम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट the force of
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two stationary point charges is, फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of two given charges to the product directly proportional to the product of two given charges, and second one is inversely proportional to the square of the distance between them लिख सकते हैं। तो जैसा आपको अगर ग्रेविटेशन का जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ अगर आपको याद है तो बस आपको क्या करना है, कॉलम्स लॉ को लिखते वक्त आपको वहाँ पे जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ क्या करता है, सिर्फ अट्रैक्शन की बात करता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या सिर्फ एट्रैक्टिव इन नेचर है। लेकिन जो कॉलम्स लॉ में जो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो क्या होती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का केस है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव लेंगे तब भी रिपेल करेगा। लेकिन यही अपोजिट चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए ये क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है नेचर में। तो ये वही लिखेंगे बस यहाँ पे, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, मतलब दो रुके हुए पॉइंट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है उसके बारे में बताता है। तो ये कहता है कि जो बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन चार्जेस। दो जो हमने गिवन चार्जेस दिए हैं आपको, उसके जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके बीच में अगर डिस्टेंस है तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब आपको पता है कि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो यहाँ पे फोर्स लग रही है तो उसका भी तो कोई डायरेक्शन होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ लीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ये छूट गया था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन चार्जेस। क्योंकि हम वहाँ पे जो 3 कॉलम या 4 कॉलम जो भी होगा ये मैग्नीट्यूड का ही तो प्रोडक्ट लेंगे, तो इसीलिए जो क्या होता है, ये होता है हमेशा जो मैग्नीट्यूड का ही प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स क्या करेगी, फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining the two charges। जैसे दो चार्ज हैं, ये सपोज करिए प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू या प्लस क्यू, इसे आप जो भी मान लीजिए। ये दो चार्जेस हैं, तो जो इनकी
इन चार्जेस को जो ये इनके मिड सेक्शन को जोड़ेगी, तो इसी के अलोंग क्या करेगी, जो फोर्स होगी इसका डायरेक्शन हमेशा इसी के अलोंग होगा। तो अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम बनाइए, प्लस क्यू या फिर Q1 ले लीजिए, Q1 और ये है Q2। लिखिए 2 चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस, 2 point stationary charges Q1 and Q2 are separated by a distance of r। ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r के इक्वल है। तो यह क्या होगी, तो यहाँ से हम फिर लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन क्या है, जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 गिवन चार्जेस। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है Q1 एंड Q2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो इसका सेकंड है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा इधर आ सकता है अभी, इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। अब हम जब, आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे आएगा वो K Q1 Q2 बाई r²। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है। K की वैल्यू जो K होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के इक्वल होता है। ये एप्सिलॉन होता है जो कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, टिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या है, इसको अभी नेक्स्ट, इसके आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो एप्सिलॉन होता है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, मतलब हर जहाँ पे जिस मीडियम में चार्जेस प्लेस किए गए हैं उस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू वहाँ पे हम पुट डाउन करेंगे। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। जो यहाँ से हमें F की वैल्यू मिली थी वो मिली थी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। अब आपको पता है K क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या करता है, डिपेंड करता है मीडियम पे। किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा मीडियम के लिए, डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्यों, उसे भी देख लेते हैं, डिपेंड्स ऑन मीडियम। जो K होता है वो हो गया, इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के इक्वल। एप्सिलॉन जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हर अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी अलग अलग होगी, तो K की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो किसी एक मीडियम के लिए जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू जब कांस्टेंट होगी तो K की वैल्यू कांस्टेंट होगी। जो E होता है इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी में देखेंगे कि एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी क्या होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। लेकिन जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में क्या होता है, K इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या हम कह सकते हैं फ्री स्पेस। जो स्पेस में जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो होती है एप्सिलॉन नॉट, जो कि के, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू हमें आती है, हम ज़्यादातर वैक्यूम में क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो इसलिए जो जब यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है 9 × 10⁹ के इक्वल। अब आपको पता है के की हम क्या कर सकते हैं, यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। इसे हम जब रीअरेंज करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/Q1 Q2 × R²। तो यहाँ से हमें मिलेगा F का क्या होता है, न्यूटन, R का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास कोलाम नीचे है तो क्या हो जाएगा, कोलाम के पावर -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगी के की वैल्यू आएगी, ये क्या है, वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम या फ्री स्पेस। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म में कैसे फोर्स की वैल्यू लिखते हैं। देखते हैं अब हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, जो फोर्स हमने निकाली थी अभी तक, अब उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में उसका कैसे लिखा जाएगा। तो हम 2 पॉइंट चार्जेस लेंगे, पॉजिटिव चार्जेस, एक लेते हैं +Q, दूसरा भी लेते हैं +Q, और जो डिस्टेंस होगी ये होगी R, इसे Q1 मान लीजिए, इसे Q2, ये हो जाएगी R के इक्वल। तो आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये इस पर क्या करेगा, फोर्स, ये वाला चार्ज की वजह से इस पर फोर्स जो होगा वो क्या लगेगा, इस तरह लगेगा। तो जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ पे जो फोर्स लगी दूसरे चार्ज पे वो 1 के अकॉर्डिंग लग रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे F21। और इधर जो फोर्स लगेगी वो इस साइड लगेगी, जो कि लगेगी फोर्स, क्योंकि ये रिपेल करते हैं मीन्स यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड में लगेगी, F12, इसका वेट डायरेक्शन इस साइड होगा। अब आपको पता है कि जो हमने अब R की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे जो R का ये डायरेक्शन शो करता है R⁻12, और ये हो जाएगा R⁻21, मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है इस साइड ये शो कर रहा है, और ये डायरेक्शन इस साइड शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। F जो है, F की वैल्यू क्या आएगी, F12 के लिए Q1 Q2 K Q1 Q2 बाई R²। अब आपको पता है कि अब डायरेक्शन दिखाने के लिए R कैप की यूज होगा, तो इसमें हम कौन सा डायरेक्शन दिखाएंगे, F12 पे कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, इस साइड वाला, तो ये R21 हमें शो कर रहा है, R21, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और F21 पे वो क्या शो कर रहा है कि Q1 Q2 बाई R², और यहाँ पे जो होगा R⁻12। अब आपको पता है कि जो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या सिर्फ शो करता है, मैग्नीट्यूड शो करने के लिए हमने यहाँ पे इसे यूज किया है। तो R⁻21 इसे हम क्या लिख सकते हैं, -R⁻12। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो R12 है उसका अपोजिट डायरेक्शन, मतलब R12 का डायरेक्शन अगर अपोजिट हम लेंगे तो वो इस साइड हो जाएगा, इसके इक्वल ही तो है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम लिखेंगे F वेक्टर, तो ये हो जाएगा 1 2, और यहाँ पे 2 जो ये 2 1 है इसे हमने रिप्लेस किया था 1 2 से, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लग जाएगा, और यह वेक्टर 2 1, मीन्स दोनों का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो इनका डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंस क्या है।
यहाँ पे हम एफ से दिखाएंगे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मीन्स जो चार्जेस के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है वो एफ से हमने डिनोट कर दिया, जो कि है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको पता है Fg से हम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो कि होता है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब सिमिलरिटीज़ देखेंगे इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है। सिमिलरिटीज़, पहला सिमिलरिटीज़ क्या है देख रहे हैं आप, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, मीन्स एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो लिखेंगे यही, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या करते हैं, दोनों जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और सेकंड है बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और जो फोर्स दोनों में लगती है वो क्या करती है, जो यहाँ पे चार्जेस के केस में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो जो डिस्टेंस ज्वाइन कर रही है इनको इसके अलॉन्ग लगती है। उसी तरह जो मास के अलॉन्ग जो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलॉन्ग फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो जो दोनों में क्या होता है, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन joining between them, joining between और थर्ड पॉइंट है, आपको पता है कि जैसे अभी हमने देखा कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वैक्यूम में भी वर्क करता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमें पता है कि वो भी वैक्यूम में वर्क करता है। तो क्या लिखेंगे, बोथ वर्क्स इन वैक्यूम आल्सो। यहाँ पे वैक्यूम की स्पेलिंग हो जाएगी VACWM, वैक्यूम। इस और डी सिमिलरिटी देखते हैं, डी सिमिलरिटीज मतलब इनमें क्या है जो मैच नहीं करते, जैसे कि है पहला है जो ये है क्या है, अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव दोनों है नेचर में, लेकिन क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज attractive as well as repulsive in nature, whereas gravitational force is always attractive in nature। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पता है कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हर मीडियम के अलग अलग परमिटिविटी होती है, उसकी अलग अलग वैल्यू होती है। लेकिन जो Fg का है, इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका हर जगह वैक्यूम हो चाहे फिर किसी भी मीडियम में हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। तो इसकी वजह से जो क्या होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हर जगह इसकी वैल्यू सेम होती है। तो ये क्या करेगा, जो इसकी जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। मतलब यहाँ पे जो ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मीडियम
हर जगह मीडियम पे, किसी भी मीडियम में ले जाएंगे जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो वो सिर्फ मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन इस केस में क्या है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, जब बढ़ेगी या घटेगी तो इसकी भी वैल्यू क्या होगा, मीडियम पे भी डिपेंड करेगी। तो वही लिखेंगे, एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। और क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स is independent, gravitational force does not depends on medium, या आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो जो है सेकंड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो एफ ई है, वो क्या होता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू सबके लिए अलग अलग, मीडियम के लिए अलग अलग होगी, तो उसकी जो वैल्यू होगी इस मीडियम पे भी डिपेंड करेगी। वेयरएज जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स में, उसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, किसी भी मीडियम में ले जाएँ आप, वैक्यूम में ले जाएँ, वाटर में ले जाएँ या एयर में ले जाएँ, तो वो डिपेंड नहीं करती है। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इंडिपेंडेंट है मीडियम के, इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, या आप लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके ऊपर 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस अपार्ट इन ए। कह रहा है कि आप रेशियो निकालिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालिए, जिसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए गए हैं सेम डिस्टेंस पे, जो कि एयर में प्लेस किए गए हैं। और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 × 10⁻31 kg, और जो k की वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। तो इसे आप पॉज करके एक बार इसे ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो इसे देखते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एफ जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या, फार्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है जी M1 M2, जो कि यहाँ पे M1 M2 क्या है, ME है, बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा के Q1 Q2, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जी ME का स्क्वायर हो जाएगा। अब के की वैल्यू रखेंगे हम 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जो ई की वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम का होल स्क्वायर। इसी तरह जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिखेंगे पर kg स्क्वायर है, इसको हम कर सकते हैं kg स्क्वायर। जो मास है वो क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg का होल स्क्वायर, kg का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा 9 × 10⁻9 × 1.6 × 1.6, ये जो होगा
निगेटिव का जब स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻⁻38। और जो यूनिट थी वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इधर है कूलम्ब स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का होल स्क्वायर, और केजी स्क्वायर को हम बाहर कर लें। यहाँ से देखिए यूनिट क्या होगी, केजी स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉलम स्क्वायर कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, एंड न्यूटन का न्यूटन से। मैंने इसलिए किया ये कि ताकि आप लोगों को पता चले कि दोनों की जो यूनिट है सेम है, लेकिन जो क्या आएगी ये वैल्यू जब रेशियो लेंगे हम किसी भी फोर्स का, वो क्या आएगा, यूनिट लेस आएगा, क्योंकि दोनों की जो यूनिट है सेम है। जब न्यूटन है तो न्यूटन अगर सेम, जो उनकी जो यूनिट अगर सेम रहेगी तो क्या होगा, जो उसकी वैल्यू आएगी वो भी सेम, वो हमेशा क्या होगी, जब रेशियो लेंगे हम किसी भी, जैसे सेम बॉडी है, मास है, अगर दो मास का हम रेशियो लेंगे, मास अपन मास करेंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो यूनिट लेस हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू को, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻42 के इक्वल आएगा। तो यहाँ तक आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज Q is divided into two parts such that when these two parts are kept at some separation, the Fe means electrostatic force between them is maximum. Find the charge on each part. कह रहा है कि कोई एक चार्ज है Q, उसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, और दो पार्ट को ऐसे डिस्टेंस पे रखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच में, वो जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे हमने उसे प्लेस किया। तो सपोज करिए कि जो दो हमने Q को क्या किया, डिवाइड कर दिया, एक X चार्ज में और एक दूसरा हो जाएगा Q माइनस एक्स। जो X निकाल देंगे तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, Q माइनस एक्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, कि एक चार्ज हो गया X, दूसरा चार्ज होगा Q माइनस एक्स अपान, हमने इसे प्लेस कर दिया सपोज करिए R डिस्टेंस पे। R डिस्टेंस पे क्या है, जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ से हम लिखेंगे F इज इक्वल टू के एक्स बाई आर स्क्वायर के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, के एक्स क्यू माइनस के एक्स एंड एक्स स्क्वायर दैट इज अपॉन आर स्क्वायर। तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पे। आपको पता होगा कि जब जैसे y अगर कोई इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है और x कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y डिपेंड कर रहा है x पे, तो वो कब मैक्सिमम होगा, जब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जब x के 0 होगा, तब वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वही होगा यहाँ पे भी डी एफ ई, जब डी एफ ई का डेरिवेटिव लेंगे x के रेस्पेक्ट में, f जो एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जब डेरिवेटिव लेंगे x के रेस्पेक्ट में, तब हमें जो मिलेगी क्वांटिटी वो 0 के इक्वल होगी। तभी ये क्या होगा, ये जो फोर्स थी हमारे पास जो एफ ई मिली थी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से हम वही करेंगे। यहाँ से जब हम लेंगे डी एफ ई डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तब यहाँ से क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा, इसे आप इस तरह से लिख लीजिए, डी एक्स के क्यू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट होगा वहाँ पे, तो आर बाहर आ जाएगा। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, के क्यू बचेगा सिर्फ, और माइनस यहाँ पे के एक्स बचेगा। यहाँ से हमें मिलेगा के क्यू माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू
0। सॉरी, यहाँ पे -2kx भी होगा। यस, सही है यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा q - 2x। यहाँ से हम करेंगे कि q - 2x, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या होगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे होता है ना x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n - 1, तो वही होगा 2kx आएगा अपॉन r² इज इक्वल टू 0। जब ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई होगी और ये जाएगी डिवाइड में, तब यहाँ से ये जब 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, q - 2x इज इक्वल टू 0 इंटू r² अपॉन में p। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। q - 2x इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी q/2। तो जो चार्ज होगा क्या होगा, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई q/2। तो ये दूसरे चार्ज का वैल्यू जो q - x था, वहाँ से आएगा q - q/2 इज इक्वल टू q/2। मीन्स दोनों पे सेम चार्जेस होंगे जो कि होगा q/2 के इक्वल। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ कॉलम्स लॉ। एक्चुअली मैं इसे पढ़ा रहा था तब कैमरा था वो ऑफ हो गया था, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से इसे पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कॉलम्स लॉ क्या है, जो मतलब कॉलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि पहला है एप्लीकेबल व्हेन बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। ये तभी एप्लीकेबल होगा, कॉलम्स लॉ तभी यूज में होगा जब दोनों चार्ज रेस्ट पे हो, या फिर एक चार्ज मोशन में हो और एक चार्ज रेस्ट पे हो। एक चार्ज रेस्ट पे होगा मीन्स या तो दोनों चार्जेस रेस्ट पे हो, या तो एक चार्ज रेस्ट पे हो, एक चार्ज मोशन में हो। ये एप्लीकेबल तब नहीं होगा जब दोनों चार्ज मोशन में होंगे। ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब छोटे चार्जेस के लिए ही यह एप्लीकेबल है। एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए हम यहाँ पे कॉलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर। और जो ये कॉलम्स लॉ तभी लगेगा जब डिस्टेंस रहनी चाहिए जो वो 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी रहनी चाहिए। जो चार्जेस के बीच में हम जो डिस्टेंस दे रहे थे q1 q2, जो ये r है, ये r हमेशा 10⁻⁻15 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। क्योंकि जब r 10⁻⁻15 से लेस हो जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगी, न्यूक्लियर फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो वर्क करने लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बजाय वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स वर्क करने लगेगी, डोमिनेट करेगी। मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करेगी। तो अभी हमें पढ़ना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसे रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चंस करेंगे उन जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ने के बाद परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी हम पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना हमने पढ़ा है अभी तक। उसके बाद देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब जो हमने अभी फोर्स देखी ये तो सिर्फ दो चार्जेस की वजह से था। जब बहुत सारे चार्जेस आ गए जैसे कि Q1 Q2 Q3 इस तरह से Qn आ गए तो क्या होगा, इस चार्ज से इस पर फोर्स लगेगी, इस चार्ज से भी इस पर फोर्स लगेगी, इस पर भी लगेगी, इसी तरह इस पर इसकी वजह से तो ये क्या होगा। तो ये यहाँ पे हम फोर्स कैसे निकालेंगे, तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालेंगे। तो ये देखेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करिएगा जो भी आपके डाउट है, कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में।